नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोन सेटलमेंट में पूरा कितना समय लगता है, लोन के सेटल होने में टाइम कितना लगता है और कब लोन सेटल होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं, वो हमेशा सेटलमेंट को लेकर के परेशान रहते हैं और जब उनका काम नहीं चलता है, उन्होंने लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है या सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, किसी भी प्रकार से आपने लोन लिया है, लेकिन अब आपका बिजनेस या फिर आपका नौकरी वो नहीं है जो पहले चल रहा था। आपको पैसे पहले मिल रहे थे, आपकी इनकम अच्छी हो रही थी और आप अपनी EMI समय पे दे रहे थे, लेकिन अब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अब आप लोन दे पाएँ। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है, प्रश्न उठता है कि भाई हम सेटलमेंट क्यों न करा लें। लेकिन सेटलमेंट कैसे होता है, कितने दिनों में होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से सेटलमेंट के लिए बात करना चाहिए, तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, ये सारी जो बातें हैं वो आपके मन में चलती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे सेटलमेंट को लेकर के जो जेन्युइन होता है। फेक चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका कोई भी लोन है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड लोन वो होता है, आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, जिसमें आपने कुछ न कुछ कोलेट्रल दिया है या फिर आपने कुछ बैंक से फाइनेंस कराया है। मान के चलिए आजकल बहुत सारे लोग व्हीकल लोन को फाइनेंस करा लेते हैं, यानी कि व्हीकल फाइनेंस कराते हैं, तो ये भी आपका सिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो गाड़ी है वो सिक्योर्ड होता है। उसी तरीके से आपने मकान, ज़मीन, फ्लैट, कुछ भी आपने कोलेट्रल के रूप में दिया है, ये भी आपका सिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड में जो आपका पर्सनल लोन हो गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। कुछ अनसिक्योर्ड लोन ऐसे होते हैं जो कि आपके CGTMSE से कवर्ड होते हैं और कुछ उसमें मुद्रा लोन भी होता है। लेकिन यहाँ पर सेटलमेंट कब होता है? आपने तो EMI देना बंद कर दिया है, लेकिन आप सोचते हैं कि हम अभी सेटलमेंट करा लें, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी अभी एक ही EMI बाउंस हुई है और हम बैंक से जाके बातचीत करें तो हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। देखिए, हम आपको बता दें कि बैंक कभी भी एक EMI, 2 EMI के बाउंस होने पे आपका सेटलमेंट नहीं करती है। यहाँ तक कि जब तक आपका अकाउंट NPA नहीं होता है तो भी वो सेटलमेंट की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पूरा पैसा रिकवर हो जाए, इसीलिए वो आपसे बातचीत नहीं करते हैं। जब आपका अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक पूरी कोशिश करता है कि वो अपना जो भी आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर है वो पूरा रिकवर करे। इसीलिए आपको नोटिस भेजता है, रिकॉल नोटिस भेजता है, रिमाइंडर नोटिस भेजता है, लीगल नोटिस भेजता है और आपके ऊपर मुकदमा दायर करने की वो धमकी देता है। ऐसे कंडीशन में फिर भी सेटलमेंट वो नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका पूरा पैसा मिले, क्योंकि हर बैंक यही चाहेगा कि उसका पूरा पैसा मिले और जो भी ब्रांच मैनेजर है, जो भी एथोराइज ऑफिसर है, उसका सर्विस रिकॉर्ड खराब ना हो। अब ऐसे कंडीशन में जब ऐसी बात नहीं बन पाती है तो फिर सेटलमेंट का काम शुरू होता है, यानी सेटलमेंट की बारी आती है कि बैंक सेटलमेंट करते हैं। लेकिन सेटलमेंट के लिए सबसे पहले आपके मन में यही होता है कि बैंक अप्रोच करेगा। ये आपकी गलत धारणा है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अरे EMI मत भरिए, बैंक खुद ही सेटलमेंट करने के लिए आएगा। देखिए, बैंक कब आपके पास सेटलमेंट के लिए आता है? जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, यानी कि बोरोर का पता नहीं मिल रहा है, बोरोर उस एड्रेस पे नहीं मिल रहा है, बोरोर को नोटिस भेजने के बावजूद भी बोरोर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सारे तरीके अपनाने के बावजूद भी बोरोर का कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर बैंक सेटलमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर बैंक एक और कंडीशन पे आपको सेटलमेंट के लिए राजी होता है अपनी तरफ से, जब आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है, यानी आपके अकाउंट को ऐसे अकाउंट में इंटर किया जाता है जो कि बैड डेब्ट होता है, यानी कि डेथ होता है, यानी कि जिसका रिकवर होना नामुमकिन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को होते हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं।
अब इन 1.5 से 2 सालों के बाद ही बैंक तैयार होता है सेटलमेंट के लिए। कुछ केसेस में वो 6 महीने में ही सेटलमेंट कर देता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर अमूमन बैंक साल भर का समय तो लेता है। यानी कि आपके एनपीए का साल भर होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको मैक्सिमम छूट मिलती है। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर और इस तरीके से आपका सेटलमेंट होता है। आपकी ईएमआई अभी बाउंस हुई है 1-2 और अकाउंट एनपीए नहीं है तो सेटलमेंट आपका नहीं होगा। ऐसे में अगर आप बैंक से बातचीत करेंगे भी तो आपका ही नुकसान होगा। बैंक सिरे से मना कर देगा कि नहीं, हमें तो हमारा पैसा चाहिए और हम लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और फिर अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि एनपीए से 6 महीने के बाद आपको सेटलमेंट का प्लान करना चाहिए, सेटलमेंट के लिए बैंक से अप्रोच करना चाहिए। और मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है कि सेटलमेंट के लिए हमेशा आपको रीजनल मैनेजर से बात करनी है, रीजनल मैनेजर को जाके लेटर लिखना है और उनको हैंड टू हैंड भी लेटर दे करके आप सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट के लिए आप लोकल ब्रांच मैनेजर को कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। तो सेटलमेंट में मैंने आपको बताया है कि कितना समय लगता है और क्या जेन्युइन प्रक्रिया होती है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो यकीन मानिए आपका सेटलमेंट पक्का होगा और आपको एनओसी भी मिलेगी, एनडीसी भी मिलेगी और सेटलमेंट लेटर भी मिलेगा। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।